प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष धूमिल द्वारा रचित लंबी कविता जिसका शीर्षक है पटकथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कविता लंबी होने के कारण इसे मैंने 5 भागों में विभक्त किया है ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिसमें से आज हम प्रथम भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह कविता की पठन एवं व्याख्यान से पहले कविता के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जन कवि धूमिल की यह कविता जनतंत्र के नाम पर अनेक प्रकार के अनुचित कार्य करने वालों पर व्यंग्य करती है। कवि सभा कक्ष में उनकी बातों का शिकार होने से पहले ही बाहर चला आया। बाहर धूप में उसे आज़ादी का अनुभव हुआ। वह दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहां सड़क पर जाते हुए आदमी से कवि ने उसका नाम पूछा। जो था, कवि ने उसे प्यार किया, और जो नहीं था उसकी प्रतीक्षा की। चुनाव होते रहे और कवि एक ही लोकनायक के भाषणों पर मोहित होता रहा। उसके कोट के बटन होल में गुलाब का फूल था। वह लोकनायक विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा। देश में भीड़ बढ़ती रही और बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे। जब युद्ध की आग से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी, तब कवि आश्चर्यचकित रह गया। कवि को लगा कि उसके देश की जनता एक शब्द है। जनता ऐसी भेड़ है जो दूसरों को ठंड से बचाने के लिए अपनी पीठ पर ऊन ढो रही है। उसे लगा कि इस देश में जनतंत्र एक प्रकार का तमाशा है, जहां गोदाम अनाज से भरे थे और लोग भूखों मर रहे थे। कुछ लोग देश और धर्म की दुहाई देकर दूसरों की सुविधा का लाभ उठा रहे थे। कवि जब घूमते घूमते थक चुका था, तब उसके खून में काली आंधी आई, जिसने कवि को झकझोर कर जगाया। कवि को लगा कि इस दुनिया में भूखे आदमी का तर्क केवल रोटी है। कवि के पास भी थोड़ी ही सुविधाएं थी। कवि का सिर चकरा रहा था और हृदय भी भारी था। मतों की वर्षा के शोर में उसने देखा कि रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं और नेता गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। यह सभी घटनाएं देखकर कवि का सिर दुख और भय से झुक गया। तो चलिए, कविता के प्रथम भाग की व्याख्यान एवं पाठ की ओर बढ़ते हैं। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा कल तक एक शब्द था। खून के अंधेरे में दवा का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी है। तो चलिए, इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जनकवि धूमिल की जनवादी कविता पटकथा से ली गई है।
इन काव्य पंक्तियों में के माध्यम से जन कवि धूमिल ने अस्पताल से बाहर आने का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जन कवि धूमिल कहते हैं कि जब वो अस्पताल से बाहर आए तब उनके हाथों में एक कविता थी और उनके दिमाग में उनकी आंतों का एक्सरे था। एक काला धब्बा जो कल तक उन्हें एक शब्द जान पड़ता था, खून के अंधकार में दवा की शीशी का ट्रेडमार्क बन गया था। कवि आगे कहते हैं कि यह औरतों के लिए आवश्यक नहीं था, इस कारण मुझे अपने उकताहट दूर करने का उपाय खोजना आवश्यक था। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ मुक्तक छंद और साथ ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैंने सोचा क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीभ और जांघ के स्थानिक भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने के पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आज़ादी। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने यही कहा था। मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी। उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आज़ादी। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कविवर धूमिल ने अपनी आदतों का शिकार न होने का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जनवादी कवि धूमिल ने सोचा कि शब्द और जायके के बीच अपनी भूख को जीवित रखना उस कारण से व्यवस्था है जो जीभ और जांघ के स्थानीय भूगोल की दृष्टि से उचित है। कवि ने यह बात अपने मन में सोची और अपने संस्कार के दृष्टि से जो स्थान वर्जित था, अर्थात जहाँ जाना मना था, कवि यदि वहाँ जाता तो अपनी आदतों का शिकार हो जाता। उसकी आदतें उसे अनुचित कार्य करने पर विवश कर देती। इसी कारण कवि वहाँ से बाहर आ गया। बाहर हवा और धूप थी, इनके साथ ही उस क्षेत्र में घास भी थी। वहाँ आते ही कवि ने मुंह से अनायास एक शब्द निकला, स्वतंत्रता। तात्पर्य यह है कि बाहर आकर कवि ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। कवि को यह बात अच्छी तरह याद है कि उन्होंने आज़ादी शब्द ही बोला था। उस समय उनकी नस नस में बिजली दौड़ रही थी। तात्पर्य यह है कि धूमिल अपने में एक बड़ी शक्ति का अनुभव कर रहे थे। उस समय कवि के मन में बहुत अधिक उत्साह था। इसी कारण उन्हें अपनी आवाज़ अपरिचित लग रही थी। इसके बाद उन्होंने आज़ादी के तीनों अक्षरों को अलग अलग बोला। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ मुक्तक छंद के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं भाषा की बात करें तो संस्कृत तथा उर्दू शब्दों के सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया, वहाँ कतार के कतार अनाज के अकुए फूट रहे थे। मैंने कहा
जैसे कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने कहा, कासे की बजती हुई घंटियां खेतों की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा, बधाई। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने स्वतंत्रता को अनुभव करने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जनकवि धूमिल स्वतंत्रता का अनुभव करने और आज़ादी शब्द बोलने के बाद दौड़कर खेतों की ओर गए। उन्होंने खेत में देखा कि बीज के रूप में बोए गए अनाज से अनेक पंक्तियों के अंकुर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर कवि के मुंह से निकल गया कि ये अंकुर व्यायाम करते हुए बच्चों के समान है। वहाँ तारों के ऊपर चिड़िया चहक रही थी, जिसे सुनकर कवि ने कहा, ये कांसे की बनी घंटियां हैं जो बज रही है। जनकवि धूमिल जब खेत की मेड़ पार करते हुए चल रहे थे तो उन्हें एक बैल मिला। धूमिल ने बैल की पीठ थपथपा दी। इसके बाद उन्हें एक आदमी मिला जो सड़क पर जा रहा था। धूमिल ने उसका नाम पूछने के बाद उससे कहा, बधाई। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ मुक्तछंद एवं उर्दू के शब्दों के साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। घर लौटकर मैंने सारी बत्तियां जला दी। पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतारकर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर पोंछकर टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा, वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उचका उचका कर लंबी लंबी सांस खींचता रहा। चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने अपने द्वारा सामान्य काम करके उसे बड़ा नाम देने की प्रवृत्ति व्यक्त की है। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविकर धूमिल जब बाहर से अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए घर की सभी बत्तियां जला दी। इसके बाद उन्हें दीवार से सभी पुराने चित्र उतारे। इसके बाद उन्हें साफ किया और जहां वे पहले लगे थे उन्हें वहीं पर लगा दिया। इसके बाद कवि ने अपने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और उस एक पौधे को वन महोत्सव का बड़ा नाम दिया और कहा कि मैंने वन महोत्सव मना लिया। इसके बाद धूमिल बहुत देर तक हवा में अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाए हुए लंबी सांसें खींचते रहे। तो इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ मुक्तक का प्रयोग हुआ है और साथ ही उर्दू शब्दों के साथ खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। देर तक महसूस करता रहा कि मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है, मगर मुझे शांति चाहिए। इसीलिए एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गू गुटरगू गुटरगू और चहकते हुए कहा, यह मेरी आस्था है, यह मेरा कानून है। तो
तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों में जन कवि धूमिल ने अपनी आस्था और कानून को व्यक्त किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि धूमिल बहुत समय तक यह अनुभव करते रहे कि उनमें समय का सामना करने हेतु सामान्य रूप से युवा रक्त है। तात्पर्य यह है कि धूमिल कवि अब भी अपने आप को जवान समझ रहे थे। इस समय उन्होंने यह अनुभव किया कि मुझे शांति की आवश्यकता है। कबूतर को शांति का प्रतीक अथवा निशान माना जाता है। इसका विश्वास करते हुए और इस परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने खाली दरबे अर्थात पिंजरे में एक जोड़ा कबूतर बंद कर दिया। कबूतर का यह जोड़ा कवि खरीद कर लाए थे। कबूतर का जोड़ा गुटरगू करता हुआ कुछ बोल रहा था, जिसे सुनकर धूमिल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जोर से कहा, यही मेरी श्रद्धा है और यही मेरा कानून। तात्पर्य यह है कि कबूतर पालकर उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और साथ भारत के विविध विधान का भी पालन किया है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। और भाषा की बात करें तो संस्कृत उर्दू के शब्दों के साथ शुद्ध रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इस तरह जो था उसे मैंने जी भर कर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने भविष्य की सुंदर और आशापूर्ण कल्पना प्रस्तुत की है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान के जो अच्छे दृश्य और उदाहरण थे, कवि धूमिल ने उनको पूरे मन से प्रेम किया और जिसकी थी उसकी प्रतीक्षा की। कवि को यह विश्वास था कि सामान्य जन की सुख सुविधाओं में जो कमी है वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। कवि धूमिल को विश्वास हो गया कि अब कोई बालक बिना खाना खाए स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। अब पूरे परिवार को भरपेट भोजन मिलेगा। अब वर्षा ऋतु में कोई छत टपकेगी नहीं। सभी के पास इतना धन होगा कि अपने मकान की मरम्मत करा सके। अब सभी को पहनने का कपड़ा खरीदने हेतु धन मिलेगा। अब मजबूरी में किसी का शरीर नंगा नहीं रहेगा। सभी पूरे कपड़े पहनेंगे। अब सभी के पास बीमारी दूर करने के लिए दवा खरीदने हेतु धन होगा। अब दवा न मिलने से दुखी होकर कोई मरेगा नहीं। अब कोई शक्तिशाली निर्बल पर अत्याचार नहीं करेगा। अब ना कोई किसी की रोटी छीनेगा और ना कोई किसी का कपड़ा छीन कर उसे नंगा करेगा। तात्पर्य यह है कि अब कोई धनी निर्धन पर और शक्तिशाली शक्तिहीन पर अत्याचार नहीं करेगा। इन पंक्तियों में अगर हम अलंकार की बात करें तो अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं भाषा की बात करें तो उर्दू शब्दों के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है,
जैसा पहले हुआ करता था, सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने जनतन से की जाने वाली आशाओं को झूठा और सारहीन घोषित किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि धूमिल नेताओं की बातों पर विश्वास करके यह समझ रहे थे कि भारतवर्ष की यह धरती अपनी है, यह आकाश भी अपना है। पहले हम सूर्य को अपना स्वप्न समझते थे, अब लग रहा था कि जनतंत्र में यह भी हमारा है। कवि धूमिल बहुत समय तक उनके अपने होने और इन पर अपना अधिकार होने की आशा करते रहे। बाद में उन्हें ज्ञान हुआ कि शासन करने वाले नेताओं ने जिस जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति और मनुष्यता का वचन दिया था, उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था, यह केवल शब्द थे, इनमें कोई अर्थ नहीं था। शासन करने वाले अपने इन वचनों को पूरा करने वाले नहीं थे। ये ऐसे वचन थे कि जो सुनने में बहुमूल्य और अच्छे लगते थे, पर उनके वचन ऐसे निश्चय थे जो केवल प्रसन्नता और आशा को ही जन्म देने वाले थे, वचन को पूरा करने वाले नहीं। कवि ने जनतन से जो आशाएं की थी वे पूरी होने वाली नहीं थी। इन पंक्तियों में अगर हम अलंकार की बात करें तो यह अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं भाषा की बात करें तो मुक्तक छंद के साथ साथ उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे, मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मतदान होते रहे, मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा, जिसके पास हर शंका और हर सवाल का एक ही जवाब था, या कि कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने कोट के बटन होल में गुलाब लगाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आक्षेप किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। भारत के प्रजातंत्र के रखवाले और प्रथम प्रधानमंत्री के विचार बहुत अच्छे थे। वे उनके निजी विचार थे। तात्पर्य यह है कि उनके विचार किसी दूसरे से उधार लिए हुए नहीं थे। वे विचार बहुत कुछ बोलने वाले थे। उनका अर्थ स्पष्ट था। कवि धूमिल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के शब्दों के अर्थ पर विश्वास करते रहे। उनके शब्द सुनते हुए पूरे भारत की जनता उनके पार्टी कांग्रेस के पक्ष में मत अर्थात वोट डालती रही। धूमिल की बुद्धि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के शब्द ने मोहित कर लिया था। मोह में पड़े उस बुद्धि के कारण जन कवि धूमिल की ही नहीं स्वतंत्र भारत की जनता भी उन्हें और उनकी पार्टी को मतदान करके चुनती रही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पास प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर था और वह उत्तर था उनके कोट के बटन को लगाने के छेद अर्थात काज में लगा गुलाब का सुगंधित फूल
जनता समझती रहे कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और भारत की जनता इतनी ही प्रसन्न और सभी ओर सुगंधित का अनुभव करती रहेगी। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार एवं पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा की बात करें तो संस्कृत तथा उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वह हमें विश्व शांति के और पंचशील के सूत्र समझाता रहा, मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। होगा आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौरे होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे, योजनाएं चलती रही। बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोंचता था। हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है। फिर बहसें होती थी शब्दों के जंगल में। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जनता पर जादुई प्रभाव और देश में अनुचित कार्य होने की बात कही है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जनकवि धूमिल स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता को विश्व में शांति स्थापित होने और गौतम बुद्ध के शील संबंधी 5 नियमों को समझाते रहे। जनकवि धूमिल अपने आप को समझते रहे कि वे क्या है और क्या कर सकते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री के व्याख्यान सुनकर जनकवि धूमिल को लगा कि देश और देश की जनता के विषय में वे जो चाहते हैं भविष्य में वही होगा। मेरी इच्छा पूरी होगी। यह हो सकता है कि मेरा सोचा हुआ अगर आज नहीं होगा तो कल अवश्य हो जाएगा। देर भले ही हो जाए, पर जो कुछ होगा ठीक होगा, अच्छा होगा, भला होगा। भारतवर्ष की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। सड़कें तो चौड़ी नहीं हुई, पर चौराहे अर्थात जहाँ पर 4 सड़कें मिलती है वे स्थान चौड़े होते रहे। भारत के निवासियों के हिस्से में जितना और जो अनाज था खाते रहे। उन्हें किसी प्रकार की आफत और परेशानी की संभावना नहीं थी। वे बच्चे पैदा करते रहे। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष की आबादी बढ़ती रही। पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वे आगे भी बनती रही, पर जो कार्य होना था वह नहीं हो सका। जिन कारखानों में शत्रु से देश की रक्षा के लिए बंदूकें बननी चाहिए थी, जूते बनते रहे, जो शत्रु को रोकने और पराजित करने के काम नहीं आ सकते थे। जब कभी देश की उन्नति रुक जाती थी अथवा देश अवनति करता था, तो हमें संदेह होता था कि हमारा देश वह कार्य नहीं कर सकता है जो उसे करना चाहिए। देश की उन्नति के विषय में संतुष्ट न होकर हम भारतवासी जोश में भर जाते थे और अपने नेताओं से पूछते थे कि यह गलत काम, कारखानों में गलत उत्पादन क्यों हो रहा है। तब शब्दों के जंगल में बहसें होती थी। तात्पर्य यह है कि जिस तरह मनुष्य जंगल में फंसकर रास्ता भूल जाता है, उसी तरह नेताओं की बातें सुनकर हम चक्कर में पड़ जाते थे, कुछ निश्चय नहीं कर पाते थे। इन पंक्तियों में अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं भाषा की बात करें तो यहाँ और उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं।
हम एक दूसरे को काटते थे भाषा की खाई को, जुबान से कम जूतों से ज्यादा पाटते थे। कभी वह हारता रहा, कभी हम जीतते रहे। इसी तरह नोक झोंक चलती रही, दिन बीतते रहे, मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघली हुई बर्फ में बह गया। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने भारत पर चीनी आक्रमण का संकेत किया है, जिसमें भारतीय सेना पराजित हुई थी। हम भारत के प्रजातंत्र में एक दूसरे के कथन का विरोध करते रहे। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। वे भाषाएं हम लोगों के बीच में खाई बनी हुई थी। इस कारण हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते थे। इस खाई को हमने मारपीट से अधिक पाटा। हमने एक दूसरे पर जूते चलाए। कभी धूमिल की भाषा हिंदी बोलने वाले उत्तर भारत के लोग हारते रहे और विरोधी भाषा बोलने वालों की विजय हुई। कभी हम उत्तर भारत वाले जीतते रहे और अहिंदी भाषी दक्षिण भारत वाले हारते रहे। इसी विरोध और मारपीट तक बहस के समय बीतता रहा, मगर एक दिन जो हुआ उसका कारण धूमिल आश्चर्यचकित और हक्के बक्के रह गए। उस दिन जन कवि धूमिल का धैर्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस कारण यह था कि चीन के आक्रमण ने आग लगाई। उसमें हिमालय की बर्फ ही नहीं पिघली, बल्कि कवि का धैर्य भी समाप्त हो गया। जो कुछ हुआ उसकी किसी को स्वप्न में भी आशंका नहीं थी। चीनी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं को पराजित कर दिया। चीनी सेना पर्याप्त समय तक उत्तर पूर्वी सीमांत पर रहने के बाद अपने आप लौट गई। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, ध्वनि साम्य तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं भाषा की बात करें तो यहाँ संस्कृत तथा उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे भाग को लेकर फिर से मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।